आज हम लोग इंडिया बुल्स रियल एस्टेट शेयर का एनालिसिस करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, या जिन्होंने बाई कर रखा है उनको होल्ड करना चाहिए या सेल करके निकल जाना चाहिए। अ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे हम लोग न्यूज़ देखते थे, बट ट्रेडिंग व्यू में अभी न्यूज़ देख आ रहा है, तो हो सकता है कि इस शेयर से रिलेटेड यहाँ पे कोई न्यूज़ ना हो। मार्केट सरप्राइज अगर देखना हो तो मार्केट सरप्राइज में भी मुझे लगता है कि इसने कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, अर्निंग एंड रेवेन्यू केस में जो हम लोग देखते थे कि मार्केट को पॉजिटिवली इसलिए सरप्राइज किया कि नहीं किया, तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का कुछ भी इसने नहीं बताया। तो हम लोग वही 3 पैरामीटर्स पे आप लोग चलते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल देख लेंगे, फिर फंडामेंटल में जाएँगे और एफआईआई, डीआई डेटा क्या कह रही है वो भी हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं और मंथली टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए हैं और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, और वो पैटर्न क्या शो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको समझ में आ गया है पैटर्न तो फिर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान देकर इसको समझने की कोशिश करिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो इसका रेजिस्टेंस है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपका कहीं न कहीं शो कर रहा है, जो कि 44.95 या कह सकते हैं कि 45 रुपीज़ जो है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है। और अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूँ, तो ट्रेंड लाइन मैं जो है इसको कुछ इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ और आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ट्रेंड लाइन जो है इसका कुछ इस तरह से अभी बन रहा है, ठीक है? तो ट्रेंड लाइन बन रहा है और नीचे सपोर्ट भी है, तो ये कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, और जब ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो फिर वहाँ पे अपने को ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ता है, उसको वॉच करना पड़ता है। तो क्या अभी ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है कि नहीं हो गया, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल समझा देता हूँ कि ट्रायंगल पैटर्न बना है तो कैसे बना है और ये इसका लेवल क्या होना चाहिए। तो अगर ध्यान से आप देखिए तो प्राइस जो है यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है? यहाँ से मूव किया, थोड़ा नीचे आया, फिर एकदम से ये ऊपर गया, वहाँ पे थोड़ा-सा रुका और रुकने के बाद ये कहीं न कहीं सीधे धड़ाम से यहाँ पे गिरा, यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर-उधर गया और उसके बाद फिर से ये ऊपर गया, और जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने यहाँ पे खींचा है, वही सेम प्राइस रिवर्स होता है, थोड़ा बहुत रुकता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है और फिर वहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। और अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नहीं दिया। ब्रेकआउट करने का मतलब कि क्लोज उसके ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे नहीं हुआ, तो अभी जो है हो सकता है, ठीक है, जहाँ तक अ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो है कि यहाँ से हो सकता है कि फिर से ये डाउन ट्रेंड में चला जाए और कहीं न कहीं यहाँ पे आके फिर से ये सपोर्ट ले। फिर से सपोर्ट ले और फिर से ये ऊपर जाए और हो सकता है फिर से ब्रेकआउट दे। या फिर हो सकता है कि इसी महीने जो अप्रैल का महीना है, इसी महीने अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता है, तो फिर आपको वो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन वहाँ पे मैं कहता हूँ कि ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि वो जब तक 125 रुपीज़ के ऊपर क्लोज़ ना कर दे, तब तक यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे कोई भी अपॉर्चुनिटी बाइंग की तो नहीं बनती है। अच्छा, अगर वो अप्रैल मंथ में ऐसा हो गया, तो फिर वहाँ पे अब अपना टारगेट क्या रखना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, वो भी जान लेते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे और आपको इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में यहाँ पे ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करना है, तो फिर पहला टारगेट जो यहाँ पे आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए 172 के हिसाब से। और जो दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे लेके चलना है, वो दूसरा टारगेट आपका कहीं न कहीं होना चाहिए 235 रुपीज़ के हिसाब से। तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने नहीं बताया, तो स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। तो स्टॉप लॉस आपका कम से कम 73 रुपीज़ का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम में। तो हमने मंथली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया, अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ड्राइंग हमने मंथली टाइम फ्रेम पे किया था, उसको इरेज़ करते हैं और इसको एक बार फिर से रीसेट करते हैं, और ताकि हम लोग अच्छे से यहाँ पे फिर से इसको एनालिसिस कर पाएँ। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और सबके साथ शेयर ज़रूर करिए। तो हम लोग आ गए हैं अब वीकली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे देखते हैं कि क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहा है।
तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसका स्ट्रॉन्ग जो भी रेजिस्टेंस कहें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसका कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। मतलब कि जो है ये जो है रेजिस्टेंस है आपका, ये सब रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए कितने रेजिस्टेंस है। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो फिर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को वेट करना बनता है, और वेट कहाँ तक करना है मैं आपको बता देता हूँ। वेट आपको 126 रुपीज़ तक करना है। अगर 126 रुपीज़ के वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर क्लोज नहीं होता है तो फिर यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है, क्योंकि हो सकता है कि फर्दर ये डाउन जा सकता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो फिर अपने को देखना है। अब आपको 1-2-3 वीक यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 126 के ऊपर ये क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये 126 के ऊपर क्लोज हो जा रहा है तो फिर आपको करना क्या है। तो 126 के ऊपर क्लोज हो गया तो आपका पहला टारगेट यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो पहला टारगेट तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 143 रखना चाहिए, और दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे रखना चाहिए 169 कह रहा है 170 रुपीज़ के हिसाब से आपको दूसरा टारगेट रखना चाहिए। और अगर वो मतलब कि आपको मूविंग एवरेज पसंद है तो फिर मूविंग एवरेज के हिसाब से आप इसको राइड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपका कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ पे 95 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ध्यान रहे ये सब तभी आपको इसमें ट्रेड करना है जब 126 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे तभी। तो हम लोगों ने यहाँ पे वीकली की भी बात कर ली, अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। तो डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो फिर यहाँ पे कहीं न कहीं एक मुझे ट्रेंड लाइन वाला ठीक है, दिख गया सपोर्ट, तो फिर मैं पहले ट्रेंड लाइन पे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेंड लाइन में अगर हम लोग ने यहाँ पे ध्यान से देखें तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन में यहाँ पे 3 जगह पे यहाँ पे ये टच कर रहा है और वहाँ से नीचे तक जा रहा है। तो 3 जगह टच किया, ठीक है, कहाँ-कहाँ किया वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो पहले सबसे पहले तो ये है जो कि एम पैटर्न बना था। आपसे मैंने काफ़ी अपने शेयर्स में एम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है, तो वो फिर वो आप देख लेंगे। तो एम पैटर्न बना था और पहला ये, फिर दूसरा यहाँ पे टच किया और तीसरा यहाँ पे टच किया, चौथा आज जो है जबकि मार्केट हाई पे था, लेकिन ये जो है वहाँ से रिजेक्शन देता है और नीचे क्लोज होता है। तो फिर मेरे ख्याल से कहीं न कहीं अभी डेली टाइम फ्रेम पे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे ट्रेंड नहीं करना है मेरे हिसाब से, बट बाकी अगर आप अपना एनालिसिस करते हैं तो फिर आप अपना देख लीजिए। तो हमने मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे सब कुछ देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इसका फंडामेंटल्स देख लेंगे, एफआईआई, डीआई डेटा देख लेंगे और एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि आखिर यहाँ पे करना क्या है। तो इंडिया बुल्स हम लोग यहाँ पे आ गए हैं फिर से रियल एस्टेट इंडिया बुल्स पे, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। करंट प्राइस इसका 118 चल रहा है, मार्केट कैप 6386 है, हाई लो इसने 129 और 48.9 रुपीज़ का लगाया है। अगर नीचे हम लोग यहाँ पे देखें तो 1 ईयर में ऑफकोर्स ये जिगजैग है और कहीं न कहीं ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ पे बहुत ही आराम से शो दिख रहा होगा, क्योंकि टेक्निकल में हम लोगों ने बात कर ली है। 10 ईयर्स की है, ठीक है ये, और 5 ईयर्स में अगर हम लोग देखें तो ऑफकोर्स ये थोड़ा डाउन ट्रेंड पे ही चल रहा है, और 3 ईयर्स में भी ठीक है ये ऊपर उठने की कोशिश की है, और 1 ईयर में ठीक है ये अप ट्रेंड में जा रहा है। और इसका मैक्स अगर हम लोग देखें तो मैक्स ऑफकोर्स यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही है, इसमें कोई शक है नहीं। तो अगर मैक्स मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ वेल्थ के लिए यहाँ पे ये स्टॉक थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं न कहीं अपने को परेशान करेगा। प्रोस और कॉन्स की बात कर लेते हैं तो प्रोस में ये है कि कंपनी का डेट रिड्यूस हुआ है, कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। कम डेटर का डेज जो है वो इम्प्रूव हुआ है, 62.8 डेज से 47.3 डेज हो गया है। कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्स में इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दिया है -33.5%। पास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है -5.12% के हिसाब से लास्ट 3 ईयर्स में, और इसका वर्किंग कैपिटल जो भी है वो इंक्रीज हो चुका है 1400 डेज से लेकर 2198, ठीक है, डेज ये इंक्रीज हो चुका है। तो ऑफकोर्स ये ठीक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा शेयर नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। पेयर कंपैरिजन अगर हम लोग यहाँ पे करें तो उसकी रैंकिंग कहीं पे भी नहीं आती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका सेल्स सितंबर में 96 था और दिसंबर में 101 हो गया है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट -23 से -33 हो गया है। यानी कि सेल्स तो इंक्रीज हो रहा है बट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पीबीटी जो है -16 से -28 अगेन डिक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट -18 से -38 अगेन ये डिक्रीज हुआ है।
मतलब क्यू बेसिस पे इसका परफॉर्मेंस माइंडसेट रिजल्ट जो भी आया है वो अच्छा नहीं आया है। वाई वाई बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो इसका सेल्स दिसंबर 2022 में 133 था, जबकि अभी दिसंबर 2023 में 101 हो गया, यानी डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट -245 से -33 हो गया है, इंक्रीज हुआ है, बट ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव में ही है तो फिर उतना अच्छा नहीं हम लोग इसको कहेंगे। पीपीटी -236 से -28 हुआ है, इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है -237 से -38 इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो नेगेटिव में ही है, अभी ये कहा जा सकता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो फिर इसका ना ही क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है और ना ही फाइनेंशियल रिजल्ट, ना ही ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट मुझे अच्छा लगा। प्रॉफिट एंड लॉस आप देख लीजिएगा, हम लोग सीधे चलते हैं एफआई और बीआई डेटा में और देखते हैं कि वहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो इसके प्रोमोटर्स जो है वो नील है, ठीक है ही नहीं प्रोमोटर्स। एफआईआई की अगर बात करें तो 23.59 से 23.11, यानी एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पे डिक्रीज किया है। डीआईआई 1.07 से 1.78 उन्होंने इंक्रीज किया है। पब्लिक 75.23 से 75.01 डिक्रीज हुआ है। अदर्स में 0.11% से 0.1% ही है, वो ठीक है। तो ओवरऑल एफआईआई डीआई डेटा तो न्यूट्रली है, बट फाइनेंशियल रिजल्ट इसका अच्छा नहीं है। और टेक्निकल एनालिसिस में भी हम लोगों ने देखा है, तो वहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम पे अपने को वेट एंड वॉच करने की वहाँ पे स्थिति आ रही है, वहाँ पे कंडीशन बन रहा है। तो मेरे ख्याल से जो लेवल मैंने आपको बताया है वहाँ तक के लिए आप वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि अगर आप उसमें जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो फिर ये था आपका इंडिया पुलिस रियल इस्टेट का कंप्लीट एनालिसिस। ध्यान रहे, ये मेरा एनालिसिस है, आपका एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। कहना बस यही है कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलना है और रिस्क को अपने मेंटेन करके चलना है। इसी से यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। बाकी किसी के टिप्स, कॉल्स, रिकमेंडेशन पे कभी भी विश्वास नहीं करना है। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।